Hi guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about growth and development of newborn baby. So guys, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में. तो जो भी स्टूडेंट वो वीडियो को मिस किए हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें और रेगुलरली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि हमारा अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के हम कुछ भी समझ में नहीं आएगा हमारा. ठीक है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो गाइज, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इसमें स्किल, एबिलिटीज ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है. ग्रोथ मीन्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट. ओके. एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स द मेंटली ग्रोथ. ओके. एक बेबी बात करता है, लर्निंग करता है, उसका जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है उसको डेवलपमेंट कहा जाता है. तो ग्रोथ मीन्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मीन्स उसका जो स्किल है, उसका जो एबिलिटी है, उसके ऊपर मैच्योरिटी गेन करना, वो है डेवलपमेंट. ओके. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा फैक्टर हैं. फर्स्ट देखते हैं हम प्रीनेटल फैक्टर. सो प्रीनेटल फैक्टर मीन्स व्हाट इज प्रीनेटल पीरियड? प्रीनेटल मीन्स द इंट्रायूटेराइन लाइफ. बेबी जब डिलीवरी नहीं होता है, यूटेरस के अंदर होता है, उस पीरियड को कहा जाता है प्रीनेटल पीरियड. ओके. सो प्रीनेटल पीरियड में बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है? तो फर्स्ट कॉज है मैटरनल इन्फेक्शन. मैटरनल इन्फेक्शन मीन्स अगर मदर को कोई इन्फेक्शन होता है तो कॉमन है टॉर्च, जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ऑथर्स रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हार्टेक्स सिम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो मदर को अगर टॉर्च का इन्फेक्शन होता है तो बेबी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है. तो समटाइम्स इसको टर्च भी स्पेल आउट किया जाता है, जिसमें एस स्टैंड्स फॉर सिफिलिस. ओके. देन नेक्स्ट इज टेराट्रोजेनिक इफेक्ट. टेराट्रोजेनिक इफेक्ट मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और केमिकल. अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर कोई ड्रग्स और केमिकल इंटेक करता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट बेबी के ऊपर आता है और उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब्रप्ट होता है. देन माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन कैसे? अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर ठीक से खाना नहीं खाएगी और या तो कुछ न्यूट्रिशन जो भी है इंटेक्ट नहीं करेगी, ठीक से डाइट नहीं लेगी, तो उसका भी इफेक्ट बेबी के ऊपर आता है. देन पोस्टनाटल फैक्टर्स. पोस्टनाटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी. तो आफ्टर डिलीवरी वो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं? तो फर्स्ट वन इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. दैट मीन्स ड्यू टू पुअर फीडिंग और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अगर जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ इंट्रायूटेराइन लाइफ में तो वो ग्रोथ रिटार्डेशन कहा जाता है. ठीक है. वो बेबी जब डिलीवरी के बाद ग्रो करेगा धीरे धीरे, तो उसका जो वो गैप है, जो गेस्टेशनल एज के अंदर वो ग्रो नहीं कर पाया था इंट्रायूटेराइन लाइफ में, वो डिलीवरी के बाद भी उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डिलीवरी के डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है. देन पुअर फीडिंग. अगर बेबी का फीडिंग ठीक से नहीं होगा, वो मदर मिल्क या बोटल फीडिंग जो भी ले रहा है, न्यूट्रिटिव वैल्यू का डिफिशियंसी होगा, तो वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा. देन बर्थ ट्रॉमा. बर्थ ट्रॉमा दैट मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी, जब वो मदर की बर्थ कैनल से डिलीवरी हो रहा होगा, एट दैट टाइम अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होता है लाइक बोन फ्रैक्चर या सेफेलोहेमाटोमा, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि बोन फ्रैक्चर कैसे होता है, सेफेलोहेमाटोमा क्या होता है.
तो उस टाइप का कुछ बर्थ ट्रॉमा अगर उस टाइम में होता है तो तब भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। देन अगर बेबी कोई केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो भी इफेक्ट डालता है। देन बेबी का हार्मोनल इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स मेनली हम यहाँ पे देखेंगे थायरोक्सिन के बारे में। ओके, थायरोक्सिन एक्चुअली प्लेज मेजर रोल इन स्केलेटल डेवलपमेंट। सो हमारा जो स्केलेटल डेवलपमेंट होता है उसमें थायरोक्सिन का बहुत बड़ा रोल है। तो थायरोक्सिन कहाँ से और कैसे सीक्रेट होता है, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली समझा दे रहा हूँ, हम बाद में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस टीआरएच सीक्रेट करता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, वो जाके हमारे जो थायरोट्रॉप्स हैं सेल एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसके ऊपर एक्ट करता है, जिससे क्या सीक्रेट होता है, टीएसएच, दैट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टीएसएच सिक्रेशन होने के बाद वो सॉरी वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है, थायरोक्सिन को सीक्रेट करवाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज कि थायरोक्सिन कौन सी सेल के द्वारा स्टिमुलेट हो के सीक्रेट होता है। द नेम ऑफ द सेल इज थायरोट्रॉप्स, एंड कहाँ से ये सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, देन हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, डाउन सिंड्रोम, फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो क्रोमोजोम है 21 नंबर क्रोमोजोम जो है उसमें ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिगुणसूत्र। ओके, दैट मीन्स क्रोमोजोम 21 नंबर क्रोमोजोम का ट्राइसोमी होता है डाउन सिंड्रोम में, और वो कंडीशन को डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ओके, देन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम 18, अगर 18 नंबर क्रोमोजोम में ट्राइसोमी होता है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। देन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 13, अगर 13th नंबर क्रोमोजोम में कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है और ट्राइसोमी होता है तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोला जाता है। देन क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम क्या है, एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोजोम नंबर 5th। इसमें एक्चुअली क्या होता है, 5th नंबर क्रोमोजोम का एक चेन एब्सेंस हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए बेबी क्या करता है, हाई पिच क्राई, बहुत जोर से एकदम रोता है या रोती है। तो ये जो क्राइडो-चैट सिंड्रोम है इसको कैट्स क्राई भी बोला जाता है। ये एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, द अदर नेम ऑफ क्राइडो-चैट सिंड्रोम, तो आपको यहाँ पे लिखना है कैट्स क्राई। ओके, देन हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली हम अभी ये जो ग्रोथ पार्ट उसको हम कवर करेंगे, ये एक पार्ट है, और पार्ट 2 जो होगा वीडियो उसमें हम डेवलपमेंट को कवर करेंगे। ओके, इसीलिए हम अभी ये ग्रोथ के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में हम क्या देखेंगे, पहले वेट। तो बेबी का जो वेट है मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। एक्चुअली बेबी जब डिलीवर्ड हो जाता है उस टाइम में क्या होता है, उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ड्यू टू इमैच्योर किडनी और कुछ भी एब्नॉर्मलिटी जब बॉडी में होता है तो कुछ फ्लूइड लॉस हो जाता है उसका, ठीक है, जो कि एक एवरेज अगर हम लेंगे तो वो 10%, टोटल बॉडी वेट का 10% फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो एट दैट टाइम कुछ बॉडी वेट थोड़ी सी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है, आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज बेबी का वेट कब से क्या क्या होता है। तो एट बर्थ मैं इसको
उसका एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन नहीं किया हूँ, बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा। एट बर्थ बेबी का वेट जो भी होगा, या तो 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, जो भी होगा एट बर्थ, वो 5 to 6 मंथ में क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, और 1 ईयर में 3 गुना, 2 ईयर्स में वो 4 टाइम इंक्रीज करेगा, देन 3 ईयर्स में 5 टाइम्स, और 5 ईयर्स में 6 टाइम्स, 7 ईयर में 7 टाइम्स, एंड 10 ईयर्स में 10 टाइम इंक्रीज करेगा। ओके, ये चार्ट भी आपको याद रखना है, ये टेबल को आपको एकदम प्रैक्टिस करना है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ओके, देन सेकेंड वन इज हाइट। सो नॉर्मल लेंथ और हाइट ऑफ ए न्यूबॉर्न, मैं ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि 45 सेंटीमीटर से लेके 55 सेंटीमीटर होता है, और एवरेज हम उसको 50 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ओके, सो एट बर्थ अगर हम एक एवरेज लेंगे कि बेबी का हाइट 50 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मंथ्स में क्या हो जाता है, वो 60 सेंटीमीटर हो जाता है। 3 मंथ्स में, 6 मंथ में 65 सेंटीमीटर हो जाता है, 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर्स, 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर्स में 90 सेंटीमीटर, 4 ईयर्स में हाइट डबल हो जाता है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। एंड बेबी जब 13 ईयर्स का होता है तब उसका हाइट 150 सेंटीमीटर हो जाता है, दैट मीन्स ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट, 3 टाइम्स ऑफ बर्थ हाइट, सॉरी। तो बर्थ के टाइम में उसका जो भी हाइट होता है 13 ईयर्स में वो 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है, 3 टाइम्स। ओके, देन हमारा हेड सरकमफेरेंस। सो हेड सरकमफेरेंस, इसके रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था, जो कि एट बर्थ कितना होता है, 33 सेंटीमीटर से लेके 35 सेंटीमीटर तक। और मैं क्या बोला था आपको कि अगर हेड सरकमफेरेंस बिलो 33 सेंटीमीटर होता है तो इसको माइक्रोसेफली, और एबव 35 सेंटीमीटर होता है तो उसको मैक्रोसेफली बोलते हैं। ओके, तो एट 1 ईयर ऑफ एज हेड सरकमफेरेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस। 1 साल के बाद बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस है वो उसका चेस्ट सरकमफेरेंस के साथ इक्वल हो जाता है, कितना, 45 सेंटीमीटर। ओके, सो हेड सरकमफेरेंस कैसे इंक्रीज होता है, इससे रिलेटेड ये टेबल है आपके सामने। तो एज ऑफ द बेबी, जब 0 से लेके 3 मंथ्स तक बेबी का एज रहता है, उस टाइम में हेड सरकमफेरेंस कैसे ग्रो करता है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। ओके, देन जब बेबी का एज 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक हो जाता है तब 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करता है। देन 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक जब बेबी का एज होता है उसमें 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज करता है। ओके, देन चेस्ट सरकमफेरेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। सो अगर हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ 33 से लेके 35 तक रहता है तो उससे 3 सेंटीमीटर चेस्ट सरकमफेरेंस अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर कम रहता है। सो एट बर्थ चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है, 30 से लेके 33 सेंटीमीटर होता है। एंड जैसे कि मैं आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि आफ्टर 1 ईयर बोथ बिकम इक्वल, दैट मीन्स हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों इक्वल हो जाता है, कितना, 45 सेंटीमीटर। ओके, देन मिड आर्म सरकमफेरेंस, मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मिड आर्म सरकमफेरेंस हमको क्यों चाहिए, क्योंकि बेबी का माल न्यूट्रिशन कंडीशन असेस करने के लिए हमको मिड आर्म सरकमफेरेंस चाहिए। ओके, सो एट बर्थ मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10.5 से लेके 11.5 सेम तक। ओके, सो 1 साल में ये 12 से लेके 16 सेंटीमीटर तक
इंक्रीज होता है, एंड 1 से लेके 5 ईयर्स तक 16 से 70 सेंटीमीटर्स, देन एट 12 ईयर्स ऑफ एज 17 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक, एंड एट 15 ईयर्स ऑफ एज 20 सेंटीमीटर से लेके 21 सेंटीमीटर तक मीडियल सरकमफेरेंस इंक्रीज होता है। ओके, सो गाइज आज का हमारा ये जो टॉपिक है पार्ट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ पार्ट, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो वेट है, वेट अगर 3.5 kg से ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट मैं आपको बताया था। बट यहाँ पे जो हमारा लिमिट है 3.5 किलो, इससे अगर एक्सीड करता है वैल्यू तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोजोमिया कंडीशन कहा जाता है। ओके, ये वर्ड को आप ठीक से नोट कर लेना, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोजोमिया। तो गाइज ये आज हमारा ग्रोथ पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इसी रिलेटेड वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम बेबी का डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक ये हुआ, आज का टॉपिक से ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आप अगर फ्रेशर भी हैं या आपको बार बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, गवर्नमेंट का 2-4 एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं, तो आप यहाँ इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जो मोस्टली चांसेस है जिस क्वेश्चंस का आने के लिए, मैं वो यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये क्वेश्चंस को आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है, और आपको हर वीडियो जो हम यहाँ से अपलोड कर रहे हैं वो आपको रेगुलरली अटेंड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख के हमको भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें का हम सॉल्यूशन देंगे उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज असेस वेट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो वेरियस एज ग्रुप में चाइल्ड का क्या क्या वेट होता है, कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सा वेट, वो आपको प्रैक्टिस करना है। असेस हाइट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। वैसे ही जैसे वेट का मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट एज में उनका हाइट, उनका वेट क्या होता है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हिच एज हेड सर्कमफेरेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। कौन सी एज में, 1 ईयर, कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेड सर्कमफेरेंस at 1 year of age. Okay, then which age group experience the minimal growth of head circumference। कौन सी एज ग्रुप के बेबी में हेड सर्कमफेरेंस सबसे कम इंक्रीज करता है, वो है 6 से लेके 12 मंथ तक। कितना इंक्रीज करता है, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, देन असेस द मिड ऑफ द सर्कमफेरेंस अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। क्राइडू चार्ट सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन बाई व्हिच नेम। मैं आपको बताया कि क्रोमोजोम नंबर 5 में एबनॉर्मलिटीज होता है, उसका क्रोमोजोम नंबर 5 का एक चेन एब्सेंस होता है जिसमें बेबी का हाई पिच क्राई करता है, जो कि कैट का जब उसका साउंड, कैट का साउंड जैसे सुनाई देता है, तो दैट्स वाई उसका नाम कैट्स क्राई भी उसको बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द abnormalities seen ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21, 18 एंड 13। मैं आपको बताया था क्रोमोजोम नंबर 21 में कुछ abnormality होता है, उसका ट्राइसोमी होता है तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्रोमोजोम नंबर 18 में ट्राइसोमी होता है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। एंड क्रोमोजोम नंबर 13 में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ट्राइसोमी होता है, तो उसको पाटोव सिंड्रोम बोलते हैं। सो गाइज
बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।